नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को जारी किए जाएंगे। दोनों ही राज्यों में कल यानी शनिवार को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर से वोट गिरे जाएंगे और इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी भी कर दिया और वो हमने आपको चुनाव वाले दिन ही विस्तार पूर्वक बता दिया था। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही होंगे या कितने गलत, ये वोटों की गिनती के साथ ही साफ हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्रत्याशी चुनाव में हार जाते हैं उनका राजनीतिक रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? जैसे मान लीजिए कि एक सीट पर 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें से यानी 6 में से 6 की जीत तो नहीं हो जाती है, जीतता तो कोई एक ही है, लेकिन बाकियों को भी तो क्रमवार तरीके से वोट मिलते होंगे। ऐसे में आपने कई बार नेताओं के बयान में या नेताओं से यह सुना होगा, आम जन के मुंह से यह जरूर सुना होगा कि इस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी या यह प्रत्याशी हमारे सामने लड़ेगा तो इसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो यह जमानत जब्त है क्या और इससे प्रत्याशी के राजनीतिक करियर में कितना प्रभाव पड़ता है और कितने वोट मिले कि यह मान लिया जाए कि इस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी? तो चलिए आज हम आपको जमानत जब्त कैसे होती है यह विस्तार से बताते हैं। पहले तो यह समझते हैं कि यह जमानत राशि क्या है। इसे समझने के बाद ये अगर यानी कि जमानत राशि को एक बार हमने समझ लिया तो फिर यह समझने में हमें आसानी होगी कि जमानत जब्त है क्या। जमानत राशि क्या है वो आपको बताते हैं। भारत में पंचायत चुनाव से लेकर यानी ग्राम प्रधान के चुनाव से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव में वो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको चुनाव आयोग के पास एक निश्चित राशि यानी निश्चित एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जमा करना होता है चुनाव आयोग के पास, जिसे जो है जमानत राशि कहा जाता है। इसका मकसद यह होता है, यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल गंभीर और सक्षम उम्मीदवार ही चुनाव लड़ पाए, न कि फर्जी या गैर गंभीर, जिम्मेदार या उम्मीदवार। तो मतलब कि जो वाकई में चुनाव लड़ना चाहते हैं चुनाव वही लड़े। तो ऐसे में हर किसी को सहूलियत होगी, अदरवाइज यानी अन्यथा अगर कहा जाए तो चुनाव आयोग को भी इससे परेशानी होगी। तो चलिए अब समझते हैं कि जमानत जब्त किसे कहते हैं और वो क्या होता है। चुनाव में जमानत जब्त होने का मतलब है कि यदि किसी उम्मीदवार को निर्धारित न्यूनतम वोट प्रतिशत नहीं मिलते तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि ये चुनाव ही नहीं, ये कोई परीक्षा हो और अगर विद्यार्थी को उस एग्जाम में पास होना होता है तो उसे कम से कम 40% क्रमांक या नंबर लाने होते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी प्रत्याशी को निर्धारित वोट नहीं मिल पाते तो वो राशि जो प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को दिए हैं एनरोलमेंट के वक्त यानी नामांकन के समय, उससे चुनाव आयोग अपने पास रख लेता है, उसे वापस नहीं करता है। या इसे ऐसे समझिए कि जमानत राशि उम्मीदवार की ओर से एक तरह की सुरक्षा राशि होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि वो चुनावी प्रक्रिया को गंभीरता से ले रहा है या नहीं। यानी कि प्रत्याशी यदि वो चुनावी मैदान में अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर पाता तो उसे यह राशि खोनी पड़ती है, यानी चुनाव आयोग उसे जब्त कर लेता है। अब वो पैसा कितना होता है आगे हम आपको बताएंगे कि जमानत जो जब्त होती है वो जो राशि चुनाव आयोग के सामने रखी जाती है या चुनाव आयोग के पास जमा की जाती है वो कितनी होती है वो हम आपको बताएंगे। तो जमानत राशि और जमानत जब्त किसे कहते हैं ये समझने के बाद अब हम आपको जमानत राशि जब्त होने के नियम क्या हैं वो भी समझा देते हैं। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग के तहत किसी उम्मीदवार को या प्रत्याशी को जमानत राशि तब तक वापस नहीं की जाती है जब तक वो अपनी सीट पर चुनाव में निर्धारित प्रतिशत वोट प्राप्त नहीं करता। ये जो वोट पाने का लक्ष्य है वो बदलता रहता है। जैसे कि लोकसभा में वोटिंग परसेंटेज अलग रहता है, यानी प्रत्याशियों को लोकसभा में अलग टारगेट रखा जाता है कि अगर आप इतने यानी कि 10%, 20% वोटिंग परसेंटेज पा जाते हैं तो आपकी राशि वापस कर दी जाएगी, अन्यथा चुनाव आयोग उसे रख लेगा। विधानसभा में यह राशि अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं कि लोकसभा में 35% प्रत्याशी को वोट लाना होता है, लेकिन विधानसभा में वो 30% हो जाता है। ऐसे समझिए। अब आपको समझाते हैं
कि लोकसभा के लिए कितना वोट पाना जरूरी, या जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए कितना वोट पाना जरूरी है, अन्यथा उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब आपको बताते हैं, विधानसभा में उतना ही वोट पाना होता है, एक निर्धारित जो अमाउंट होता है, एक परसेंटेज होता है, उतना प्रत्याशी को पाना होता है ताकि उसका जमानत जब्त ना हो। सबसे पहले हम आपको लोकसभा चुनाव का बता देते हैं कि अगर कोई उम्मीदवार कुल वोटों का 6% प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सीट पर मान लीजिए 1 लाख वोट डाले गए और प्रत्याशी को 6% वोट, यानी कि 1 लाख का 6% 16,666 वोट से कम वोट मिले तो प्रत्याशी की जमानत जब्त कर ली जाती है। जबकि विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उम्मीदवार को 6% वोटों के अलावा उसे कम से कम 6 उम्मीदवारों से अधिक वोट प्राप्त करने की शर्त पूरी करनी होती है ताकि उसकी जमानत वापस हो सके। यदि उम्मीदवार इन आंकड़ों तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे अपनी जमानत राशि खोनी पड़ती है। ये एक प्रकार की फाइन होती है, ये फाइन समझ लीजिए आप, जो ये तय करती है कि उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी जो वो चुनाव में लड़ रहा है उसे गंभीरता से ले और चुनावी प्रक्रिया से खिलवाड़ ना करे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त होने पर उसे कितना नुकसान होता है, मतलब चुनाव आयोग के सामने उसे कितनी राशि जमा करनी पड़ती है। तो आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में कितना जमानत राशि होती है और विधानसभा के चुनाव में कितनी जमानत राशि होती है, अब आपको यह बता देते हैं। हम आपको यह बताएं, लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि यह जमानत राशि जनरल कैटेगरी के प्रत्याशी या ओबीसी कैटेगरी के प्रत्याशी या एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के प्रत्याशी के लिए अलग अलग होती है, यानी कि सभी के लिए एक जैसी जमानत राशि नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी को कितनी जमानत राशि देनी होती है वो आपको बता देते हैं। यानी अगर प्रत्याशी जनरल कैटेगरी में आता है तो उसे चुनाव आयोग के सामने 25,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करनी होती है। तो वहीं ओबीसी के लिए 23,500 रुपए उसे जमानत राशि देनी होती है लोकसभा चुनाव में, जबकि एससी एसटी के लिए 12,500 रुपए उसे चुनाव आयोग के सामने जमा करना पड़ता है ताकि वो चुनाव आयोग के लिए एलिजिबल हो जाए और उसका एनरोलमेंट हो जाए चुनाव लड़ने के लिए। अब हम विधानसभा के लिए भी समझ लेते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है तो उसे चुनाव आयोग के सामने कितनी जमानत राशि देनी होती है। इसमें जनरल कैटेगरी के जो प्रत्याशी हैं उनको 10,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर जमा करना पड़ता है। ओबीसी को भी 10,000 रुपए जमानत राशि देनी पड़ती है, जबकि एससी एसटी के लिए 5,000 रुपए का प्रावधान है। यानी कि अगर प्रत्याशी एससी एसटी कैटेगरी का है तो उसे 5,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर देनी पड़ेगी, जबकि यह जमानत राशि सिर्फ विधानसभा या लोकसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है वहां पर भी जमानत राशि चुनाव आयोग के सामने जमा करनी पड़ती है। बस उसमें सभी के लिए एक निश्चित राशि होती है, उसमें जनरल या ओबीसी या एससी एसटी के लिए अलग अलग राशि नहीं होती है। और वो राशि कितनी होती है आपको बता दें तो चुनाव आयोग के सामने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा है तो उसमें प्रत्याशी जो हैं जो उस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें 15,000 रुपए जमा करने पड़ते हैं। तो अंत में आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इसमें जो जमानत राशि निर्धारित की गई है या जमानत जब्त होने के जितने भी नियम बनाए गए हैं वो हवा हवाई नहीं है या वो चुनाव आयोग की तरफ से नहीं बनते हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में इन सभी नियमों का जिक्र किया गया है जिसे आज तक फॉलो किया जाता है। तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, जमानत राशि जब्त की जाती है और अगर उन नियमों का पालन प्रत्याशी चुनाव में नहीं कर पाता है या उन पैरामीटर को तय नहीं कर पाता है, उन पैरामीटर तक पहुंच नहीं पाता है तो प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जमानत राशि किसे कहते हैं और जमानत जब्त किसे कहते हैं, और आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, आपके मन में अब कोई सवाल जमानत जब्त को लेकर नहीं होगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग 23 नवंबर को होनी है, यानी कल। इससे पहले ही यूपी उपचुनाव को रद्द करने की मांग उठ गई है। यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने उठाई है।
सपा की इस मांग को लेकर जब यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया गया तो वो भड़क गए। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा पार्टी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बताते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी को घेर लिया। सत्ताईस के ट्रेलर से पहले बवाल की सुपरहिट पिक्चर वायरल है। यूपी उपचुनाव के नतीजों से पहले बवाल का जिक्र सियासत के तापमान में उबाल भर रहा है। 2027 के इस सेमीफाइनल में सूबे की दिशा और दशा तय करने वाली है। उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता के दिलो दिमाग पर बीजेपी का दबदबा है या फिर सपा की साइकिल दौड़ रही है, क्योंकि सपा की साइकिल ने 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब रही थी। और ऐसे में सबके निगाहें उपचुनाव के नतीजों पर हैं, क्योंकि इस नतीजों से ही 27 की सियासी पिच सेट हो पाएगी और ये पता चलेगा कि 2027 में कौन सा नारा चलेगा। लेकिन विपक्षी पार्टी नतीजों की चर्चा नहीं कर रही, बल्कि इस तस्वीर की चर्चा कर रही है। जी हाँ, रिवॉल्वर तन गई है तो बीजेपी और विपक्ष में ठन गई है। अभी तक आयोग को 314 शिकायतें दोनों ही तरफ से मिल चुकी हैं। इस पूरे मामले पर अब अमेठी के कांग्रेस सांसद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा है। जहाँ हिंसा हुई है ये गलत बात है। तो मतदाता को अपने मतदान का अधिकार होना चाहिए, वो उसकी सुरक्षा व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो सारी पार्टियां बोल रही हैं। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक चीज है जिसका पालन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ। ये दसियों केसेस हैं तो उसके ऊपर संज्ञान लेते। हमारे प्रतिनिधि मंडल को मिलने तक का समय नहीं वो लोग देते, जबकि ये सब दलों का अधिकार है कि इलेक्शन कमीशन को उसको सुनना है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बन गया है। बता दें कि जिस वीडियो पर सियासी संग्राम जारी है वो वीडियो मुस्लिम बाहुल इलाके का है। जी हाँ, उपचुनाव के दौरान ज्यादातर उन सीटों पर हंगामे की खबरें आई जहां मुस्लिम वोटर बाहुल्य है। ऐसे में सपा इसे भुना रही है, चुनाव रद्द करने की मांग की जा रही है और साथ ही साथ प्रशासन पर कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। हालांकि अब यह भी दावा किया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा रिवॉल्वर तानने का वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है। सपा की इस मांग को लेकर अब यूपी के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया तो वो भड़क उठे। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए वीडियो को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बता दिया। तो नतीजों से पहले सियासत के तापमान में उबाल है। हालांकि नतीजे क्या आते हैं, किसके पक्ष में आते हैं और यूपी की सियासत किस करवट बैठती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। ये सब फर्जी वीडियो चला करके ये कल के बाद जनता के बीच में जवाब देने लायक रहे कि सरकार ने जो है जबरी जीत लिया है। इसी नाते ये सब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो जो गलत किया उसको ना किया है, जो गलत किया उसके लिए किया है। 9 के 9 जीत रहा है तो करहल भी इस बार जीत लेंगे, 100% जीतेंगे। वो रजिस्टर्ड है उनके नाम से, रजिस्ट्री हुई है। कहा देखिए, ये मतगणना से पहले ही अपनी हार मान लिए हैं। अब इनको लगता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं, तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा करें कि जनता को हम बता सकें कि जो है इस कारण हम हार गए। लेकिन प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में विकास चाहती है। इसके लिए वोट की है और 9 की 9 सीटें भाजपा और उसका गठबंधन दल जीते हैं। जब सब जीत रहे हैं तो चिल्ला क्यों रहे हैं? जब जीत रहे हैं तो भाई काउंटिंग का इंतजार करें, हैं? और काउंटिंग के इंतजार से पहले ही जो है कह रहे हैं कि जो है ये हो रहा है, फिर से चुनाव कराओ, तो इसका मतलब हार रहे हैं। तो अपनी हार को स्वीकार कर लें, दोनों में एक ही ना हो सकता है। टोटल प्रायोजित है, गाजियाबाद में 33% वोट पोलिंग हुआ है। तो आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा अंतर से गाजियाबाद से भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। 43% भूलपुर में मतदान हुआ है। आप देखिएगा भाजपा का प्रत्याशी कितने वोट से जीतता है। तो वोट कम होने से ये नहीं है कि उनके वोट कम हुआ है, सबके वोट कम होते हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने ज्यादा वोट दिया है, इसलिए।
तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में सभी को इंतजार है तो बस अब नतीजों का है, लेकिन नतीजों को लेकर भी सभी पार्टियों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। झारखंड में जनादेश किसे मिलेगा, यह तस्वीर मतलब कुछ घंटे बचे हैं जब यह साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल्स में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। 24 साल पुराने राज्य झारखंड ने अब तक 13 मुख्यमंत्री देखे हैं, 3 बार राष्ट्रपति शासन देखा है और निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते हुए भी देखा है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में सवाल जिंदा है कि इस बार झारखंड में क्या होने वाला है, क्योंकि अगर वाकई में किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। बहुमत के लिए जरूरी 42 के जादुई आंकड़े तक अगर कोई पार्टी नहीं पहुंच पाई तो फिर क्या होगा। वैसे तो तस्वीर साफ होने में चंद घंटों का इंतजार है, मगर अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग दावों के आधार पर सरकार बताने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। कुछ एजेंसियों ने एनडीए की सरकार बनाई तो कुछ ने हेमंत की सत्ता में वापसी की तस्वीर पेश की। जैसे कि पी मार्क के एग्जिट पोल ने दावा किया है कि झारखंड में एनडीए को 31 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एक्सिस इंडिया के एग्जिट पोल में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 53 सीटें और एनडीए को 25 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें मिलने जा रही है। स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर खास करके मां बहनों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं या कर रहे हैं, तो लोगों को भरोसा है और इस कारण से इस बार महिलाएं ने भी बढ़ चढ़ करके वोट में हिस्सा लिया। देखिए, उनके ऊपर तो किसी को कोई भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले भी कहा था कि 2000 रुपया महीना चूल्हा खर्च देंगे, लेकिन दिया नहीं। पूरे 5 साल गुजर गए। अब जब 2-3 महीना से शुरू किया तो सबको पता है कि अगर वो कहते तो वही 2000 शुरू करते, लेकिन कितना 1000 हो गया। जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि गोगो दीदी योजना सरकार बनेगी तो हम 2100 रुपया प्रत्येक महीना माँ बहनों के खाते में जाएगी, तो उन्होंने 2500 कर दिया। तो कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर, जो खुद को भी विश्वास नहीं, खुद को भी भरोसा नहीं है मंसूर जी को। साफ है कि झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 42 है। ऐसे में अलग अलग एग्जिट पोल के अलग अलग दावे हैं। एग्जिट पोल के आकलन के राजनीतिक पंडितों के गुनाभाग में कुंडली फिट बैठ नहीं रही है, लेकिन एनडीए और इंडिया दोनों ही खेमे में सरकार बनाने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अंदेशा यह भी लगाया जा सकता है कि 2024 का जनादेश किसी भी दल को नहीं मिली तो झारखंड में खिचड़ी की सरकार बन सकती है, मगर ये खिचड़ी खाएगा और पकाएगा कौन, ये बड़ा सवाल है। यानी पिक्चर अभी बाकी है। मेरी रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओर से प्रचंड जीत के दावे किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ सीटें मुस्लिम बहुल हैं और इन पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। यह चुनाव उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सुनिए कुछ राजनीतिक बयान। आप चाहती है बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहां तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या। चुनाव हारने के बाद यानी कल रिजल्ट आने के बाद की स्क्रिप्ट आज तैयार कर रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी मुद्दा विहीन है। हम लोगों को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। जीतने का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है
जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है। हिंदुस्तान का पहला काला इतिहास था समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी का पूरा लोकसभा क्षेत्र में इतनी गुंडई अराजकता इन्होंने की, इतनी डंपिंग की कि पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव ही नष्ट हुआ था, पुनर्मतदान हुआ था। उधर की मैं उसका मीरापुर में देखना चाहिए कि 70% बूथों पर कोई असली मतदाता वोट डालने नहीं गया, रोक दिया गया, पुलिस ने वोट डाल लिया। मीरापुर की जिस घटना को बार बार वो दिखाने का कोशिश करते, मुझे लगता है कि उस पुलिस के अधिकारी और पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही रोल अदा किया है। कोई अराजक तत्व पत्थरबाजी करते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके पास उसको रोकने का तरीका क्या है। और जो महिलाएं कह रही, उन किसी महिलाओं को उस पुलिस वाले ने रोका नहीं, उन महिलाओं को वो कह रहे हैं कि आप जाइए, तो वो महिलाएं बेवजह उससे भिड़ रही, वो उसको प्रोटेक्शन दे रही हैं उस अराजक तत्व को। ये निश्चित तौर से जहां जहां इस तरह की चीजें हुई हैं, जहां अत्याचार अन्याय इस सरकार में उनके अधिकारियों ने किया, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और उस पे जो निश्चित तौर से जो उन्होंने डिमांड की है उसको पूरा करना। महाराष्ट्र में योगी जी का राज नहीं है कि जो पुलिस वाले रिवॉल्वर दिखाकर महिलाओं को वोट करने से रोकते हैं। देखा ना आपने मीरपुर में क्या हो गया। हाँ, ये महाराष्ट्र है, यहाँ महिलाओं को हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160-165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा इन लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। नहीं, मैं उनसे कहूंगी ये सारी टेंशन लेने की उनकी जरूरत नहीं है कि होटल्स बुक करें और चॉपर्स बुक करें। उनको महाराष्ट्र की जनता उनको छुट्टी देने वाली है अगले 25 साल के लिए। जिस तरीके से लूट मचाया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से अदानी की सरकार चली है, वो खत्म होने वाली है। जनता हमें बहुमत देगी, स्पष्ट सिंपल मेजॉरिटी मिलेगी। आम्ही एकत्रपणे बसलो, महाविकास आघाडीचे आम्ही सर्व, आणि त्यामध्ये एक चर्चा केली, सर्व आढावा आम्ही केलेला आहे, एकत्र रिपोर्ट घेतलेले आहेत आणि माननीय पवार साहेबांना आता आम्ही भेटून सगळ्या जी वस्तुस्थिती आहे, काय काय घडलं याचा चर्चा त्यांच्याबरोबर केली आहे। माननीय उद्धवजींबरोबर सुद्धा आम्ही चर्चा केलेली आहे आणि आमचं मत पक्कं झालेलं आहे की आमच्या जागा येत आहेत आणि आम्ही सहजपणे सरकार बनवू शकतोय, इतकी चांगली परिस्थिती आमची राहणार आहे। यहाँ स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी और जो लोग विवादक बयान कर रहे हैं, मैं यही कहूंगी कि आपकी नैया तो डूब चुकी है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि इन वन दरोगाओं में से 140 महिला अभ्यर्थी हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रदेश सरकार की तरफ से पर्यावरण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यक्रमों का भी वर्णन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन दरोगाओं से कहा कि इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है। हाल ये है कि कई शहरों में प्रदूषण के कारण स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी लोगों को जागरूक करके समाज और देश के लिए योगदान दे सकते हैं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है।
आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।